नो क्वेश्चन नो आंसर। आ जाओ। क्या हाल चाल? चलो बस। अच्छा बेस्ट है कि आज पैनल भी नहीं पता है कि कौन कौन है, तो हमको आई हैड नो आइडिया कि तुम आ रही हो। पता नहीं कौन है। ओह आई मस्ट बी। क्या हाल है? दो और बड़े दिनों बाद। कैसा चल रहा है तुम्हारा? तुम तो बाहर ही रहती हो। बहुत गर्मी है। बाहर गर्मी है, बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाय हाय निहाल, हाय एवरीबॉडी। आप लाल पहने हैं और सोफा भी लाल, बॉक्सिंग ग्लव्स भी लाल है और बॉक्सिंग ग्लव्स भी लाल है। हेलो हाय हाय कृति। कंप्लीटली डिफरेंट है यहाँ पे स्टूडियो के अंदर होना। अंदर होना एकदम अलग लग रहा है। बहुत सुंदर सेट बना है। अच्छा मुझे तो सोफा पसंद है, थोड़ा सा आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर वाला देख रहा है कि स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें एंकर नहीं होते, लेकिन आप सब आज तक की एंकर हैं, पत्रकार हैं। पिछले 2 हफ्तों से आप सब ने देश को झकझोर देने वाले रेप और हत्याकांड के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाई है। आज इस शो में आप बतौर एंकर नहीं बल्कि बतौर मेहमान शामिल हो रही हैं। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं जिसमें आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। विषय पर बोलने के लिए आपको सबसे पहले 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 45 सेकंड के बाद एक टाइमर बजेगा, जिसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। पहले कौन बोलेगा ये आपको ही तय करना है। आज का विषय, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार कौन। आई थिंक अल्फाबेटिकली करें। ए फॉर अंजना से शुरू करें। हाँ एकदम। MMPS। चलो ठीक है। आप मुझे लगता है कि 1973 से लेकर 2024 तक, 1973 वर्ली मुंबई में अरुणा शानबाग के साथ जो हुआ, 40 साल तक वो कोमा में रही क्योंकि रेपिस्ट ने रेप के बाद कुत्ते वाली जो सीकड़ होती है उससे उसका गला दबाया था। हॉस्पिटल में हुआ। 2024 एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ऐसा होता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सरकार की बनती है, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं होता है। 27% केसेस में कन्विक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100%। जिस देश में हर मिनट में 16 लड़कियों का 86 रेप्स इन अ डे, एक दिन में, ऐसे देश में तो हम जीते हैं। 16 अगर केसेस एक बना, मतलब आपके पास ऐसी कोई एजेंसी ही नहीं है जो उसका, तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, कन्विक्शन रेट नहीं है। मुझे इस पर, चूंकि शुरू से लगातार इस सब्जेक्ट पर हम लोग बोलते रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि किसी शहर के अपराधी तो बुरे होते हैं, लेकिन दुलार करके हुकूमत और ज्यादा बिगाड़ देती है। हम सब ने देखा है कि ये तुम्हारे राज्य का रेप, ये मेरे राज्य का रेप, तुम्हारे राज्य का रेप होगा तो तुम्हारी महिला सांसद या बाकी लोग बोलेंगी हमारे वहां का होगा। तो इस तरह से जब डिवाइड किया जाता है रेप के मामले में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जवाबदेही किसी भी सरकार की होती है। उसके बाद आता है पुलिस प्रशासन। कोलकाता के मामले में हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की कड़ी और बड़ी फटकार लगाई है। अगर उस पर भी शर्म नहीं आए पुलिस वालों को कि 30 सालों में पहली बार इस तरह का मामला हमने देखा है। इसके पहले हमने निर्भया के मामले में देखा था। इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी भी रेप के मामले में जब तक जनता खुद सड़क पर नहीं उतरे तब तक अपराधी को सजा मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। और मुझे लगता है कि अगर आप अपराधी को सजा दे रहे हैं तो वो दिखता हुआ भी नजर आना चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी मौजूदा वक्त में हो जाता है। मेरा नंबर है। मतलब मुझे लगता है कि साल दर साल हम लोग यही चर्चा करते रहेंगे, आखिर कब तक। कभी हम कहते हैं कि पुलिस व्यवस्था जिम्मेदार है, कभी हम कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है, कभी माँ बाप ने सही से परवरिश नहीं की, पोर्नोग्राफी जिम्मेदार है। मतलब मुझे लगता है कि कोई एक व्यवस्था नहीं, हमारी पूरे देश की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो इसकी जवाबदेह है और जिम्मेदार है। और हमने कहीं ना कहीं अपने देश की महिलाओं को 50% आबादी को जो है निराश किया है। हमने वी हैव फेल्ड एज अ स्टेट एंड वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। तो मुझे लगता है समाज भी जिम्मेदार है, न्यायिक प्रणाली भी जिम्मेदार है,
प्रशासन भी, शासन तंत्र भी, और कहीं ना कहीं हम और आप भी। जरूरत है आईना देखने की और देखने की कितना भयावह चेहरा है। सबका लबो लुआब अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीजों को जिम्मेदार कहा जाता है, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो है सोच, और वो आप किसी भी व्यक्ति की सोच बदल नहीं सकते। इस मामले में भी हमने देखा किस तरीके से जानवरों की तरह उस महिला के साथ बर्ताव किया गया। और सिर्फ इस देश की बात नहीं, कई अन्य देशों में भी रेप होते हैं, लेकिन कई देशों में रेप इसलिए कम होते हैं क्योंकि वहां पर बहुत कड़ी और कठोर सजा का प्रावधान है। इसलिए रेप जैसे क्राइम करने में आदमी की कई बार रूह कांप जाती है, और चाहे अगर सोच भी हावी हो, वो कई बार सजा के बारे में सोचकर उस क्राइम को कमिट करने के लिए 100 बार नहीं तो 1000 बार सोचेगा। और वही शायद यहाँ पर भी होना चाहिए। जब तक सजा का प्रावधान कठोर नहीं होगा तब तक रेप के मामले कम नहीं होंगे। और ऐसे आने वाले वक्त में हम विभत्स से विभत्स घटनाएं देखते हैं, चर्चा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हालांकि अंजना ने 1973 का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि खत्म होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि लॉज नहीं है, लॉज है। निर्भया कांड में सजाए मौत दी गई, क्या उसके बाद रेप खत्म हुए? नहीं हुए। निर्भया के बाद गुड़िया हुआ, उसके बाद अनेकों रेप ऐसे होते हैं। 16 रेप्स इन अ डे, 16 रेप एक घंटे में 16 रेप होते हैं। 1 घंटे में 16 रेप होते हैं। कन्विक्शन रेट चाहे 27% रहता है। मुझे लगता है वी आर इन व्हाट आई कैन से अ रेप एपिडेमिक है हमारी कंट्री में। और ये मुझे, आप सरकार को ब्लेम कर सकते हो, आप पुलिस को, प्रशासन को ब्लेम कर सकते हो, ये सोच की बात है। हम अगर कोई महिला मर जाती है उसको निर्भया का दर्जा दे देते हैं, अभया का दर्जा दे देते हैं, उसको देवी का दर्जा दे देते हैं। जो सर्वाइवर्स हैं, आज तक भवरी देवी अपने गांव में नहीं जा सकती है, और सब जो ओनर्स होता है वो रेप का वो होता है। और एक ऐसा देश है जहां पर बलात्कारियों से को शादी करने के लिए जो जिनको उन्होंने रेप किया है अनुमति दी जाती है। 32% जो बलात्कारी हैं वो अपनी जो जिनको रेप किया है उनसे शादी बाकायदा कोर्ट से परमिशन लेके करते हैं। नहीं, एक्चुअली इसलिए मुझे लगता है कि जहां पर फैमिली सबसे ज्यादा दोषी हो, अपने रिश्तेदार करते हैं। साहिर लुधियानवी ने लिखा था ना कि दौलत के लिए जब औरत की अस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह हम ही तो लाएंगे, हम ही लाएंगे उस सुबह को। और सोशल मीडिया की पे ये लिखने वाले 100% लोग लिखते हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं, हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर 100% लोग इसके खिलाफ हैं, अगर सब मशाल लेकर, दिया लेकर, मोमबत्ती लेकर निकल रहे हैं, तो फिर कर कौन रहा है? यानी उन्हीं के बीच है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज जो है वो है समाज। और जब तक मन में वो सोच नहीं बदलेगा, समाज का वो सोच नहीं बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे, हम जज करना नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तब तक नहीं बदलेगा। मुझे लगता है सबने शुरुआती कमेंट्स तो दे दिए, लेकिन एक्चुअली हम क्या इंतजार करते रहेंगे कि समाज की सोच बदलेगी? ये एक प्रश्न है। आई एम जस्ट थ्रोइंग सम क्वेश्चंस कि क्या हम इंतजार करेंगे कि समाज की सोच एक दिन परिवर्तित होगी? मेरा कहना है कि हम कड़ी सजा की मांग करते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया आया है उसमें उन्होंने मृत्यु दंड का प्रावधान किया, लेकिन उसमें उम्र कैद भी है। उसमें तो कोई भी जज रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही चूज करके आपको देता है डेथ सेंटेंस। कई लोग कहते हैं डेथ सेंटेंस होगा तो ये रुक जाएगा, डेथ सेंटेंस होगा तो रुक जाएगा। ना हम सोच बदलने के लिए रुक सकते हैं, ना एक ही चीज हम कर सकते हैं, वो है 100% इन्वेस्टिगेशन सही हो, कन्विक्शन हो और सजा हो। मतलब आप यही कर सकते हैं। और मीनवाइल आप समाज को बदलने के लिए आप अपने घर में जो परवरिश कर रहे हैं अपनी बेटियों के, अपने बेटों के, उनको आप बतला सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ऐसे मतलब अब देखिए, जैसे जो कोलकाता वाला कांड है उसमें अब खबर आ रही है कि ही वॉज एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, वो ऐसी चीजें देखता था। ऐसे पर्वर्ट्स जो हैं, आप मतलब कैसे डील करेंगे? कहीं पर जाकर कई बार इस बहस में ऐसा लगता है कि डेड एंड पे आ गए हैं। अब आप ऐसे लोगों का करेंगे क्या? लेकिन अंजना, वो एक स्टिमुलेशन का कॉज हो सकता है, लेकिन वो सोल कॉज नहीं हो सकता है। अगर आप पॉर्न देखते हैं, बहुत सारे लोग पॉर्न देखते हैं, लेकिन ऑल आर नॉट रेपिस्ट एंड ऑल रेपिस्ट डोंट वॉच पॉर्न। तो इट इज नॉट अ म्यूचुअली अग्रीएबल थिंग कि जो पॉर्न देखते हैं वही रेप करते हैं, या जो रेप करते हैं उन्होंने सारा इंस्टिगेशन उनको पॉर्न से आता है। तो दिमाग की विकृति है, समाज की विकृति है। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, और ये शायद एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन वही था कि हम फिर इसको कैसे रोक सकते हैं? पता है, जैसे अपना स्कूल डेज याद करते हैं, कोई एक डेट आई कांट पुट कि इस दिन पहली बार ऐसी छेड़खानी हुई थी,
लेकिन उस छेड़खानी को नॉर्मल समझ के, याद है वो जब निर्भया के बाद पार्लियामेंट में बहस हुआ था, तब क्या कहा गया था कि अरे लड़के पीछा कर लेते हैं, पीछा करने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं आप। नहीं, शुरुआत कहीं वहीं से हो रही है शायद। तो जब स्कूल में पढ़ते हुए आपको वो बड़ा फनी नाम दे दिया जाता था, स्कूल टू होम सर्विस, जो लड़के आपका बाइक से पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली सबने इस चीज को फेस किया होगा, और हमारे क्लास में सारी लड़कियां ये फेस करती थी और ये नॉर्मल होता था। नहीं, एक चीज और है, मुझे लगता है कि बचपन से, खासतौर से अभी हमने महाराष्ट्र का जो मामला देखा है कि छोटी छोटी 3 साल की बच्चियां, उनको जिन्हें अभी सोचने समझने तक की स्थिति जिनकी नहीं है, उनके साथ अगर इस तरह का मामला सामने आता है, सामाजिक जो विकृति है उसमें खासतौर से हमारे आसपास, देखिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि फैमिली में भी बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो जाकर अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर के खिलाफ इस तरह के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराती हो। एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है इस देश के अंदर। फिर हम जाते हैं किसी स्कूल कॉलेज में, वहां पर भी जाते कई बार कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है मामला, स्कूल के भीतर ही कि इसको सुलझा लो, अच्छा अब नहीं होगा, हम लोग इस को जिम्मेदारी तय करते हैं। तो स्कूल के लेवल पर भी और उसके बाद आगे तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सबसे पहले जो हमारी सोच है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया श्वेता, कि सामाजिक तौर पर अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, अपने घर से शुरुआत करनी होगी इसके लिए। और सबसे जरूरी है कि घर में हम इस बात पे डिस्कस करें, और क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ शोषण होता है, अपनी फैमिली के लोग करते हैं, लेकिन वो बताने में हिचकती हैं अपने फैमिली मेंबर्स से।